हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IASPCS अकेडमी में। हमारा उच्चतम न्यायालय का क्लास चल रहा है और इसमें आज हम उच्चतम न्यायालय के तीसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। तो उच्चतम न्यायालय में हम आज कुछ तथ्यों को देखेंगे। पिछले दो क्लास में हमने उच्चतम न्यायालय में किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है, कॉलेजियम प्रणाली, और उसके अलावा राष्ट्रपति किस प्रकार से नियुक्त करते हैं, और बहुत सारे तथ्यों को हमने देखा। तो आज हम उसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं, उन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय जो है, इसमें कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री या कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, लेकिन संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति या कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 126 यानी कि 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त हो तो उस कारण से मुख्य न्यायाधीश को पद को भरा जाता है। इसलिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश हो, किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक ये मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन MOP जो है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की ये प्रोसीजर है, इसमें जो नियम है उसके अनुसार वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 126 में क्या है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का प्रावधान है। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो उस सिचुएशन में यह किया जाता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इस पद पर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश को, जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें से किसी को राष्ट्रपति इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो बनाया गया है अभी के समय में, उसके अनुसार वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो यह तो थी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 126। उसके बाद आर्टिकल 127, इसमें है सुप्रीम कोर्ट में यदि गणपूर्ति ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में यदि गणपूर्ति ना हो तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी, तो उस कारण से गणपूर्ति होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश ना हो गणपूर्ति, तो उस सिचुएशन में कैसे गणपूर्ति होगी, तो उसके लिए है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं है तो CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज लाएंगे। वो कैसे लाएंगे? सबसे पहले तो वो राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे और उसके बाद हाई कोर्ट में जो जज हैं और जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि योग्यता रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के परामर्श पर हाई कोर्ट में न्यायाधीश जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जाता है, जो कि तदर्थ न्यायाधीश होता है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं जो एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के, तो इन्हें तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जस्टिस कहा जाता है। तो एडहॉक जस्टिस जो है, इस प्रकार से गणपूर्ति किसी कारणवश ना हो तो इस सिचुएशन में किया जाता है। फिर है आर्टिकल 128, इसमें सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 65 वर्ष उनकी हो गई, उसके बाद वो एक तरह से रिटायर हो गए,
तो उन्हें भी एडहॉक न्यायाधीश बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। राष्ट्रपति से परामर्श लेकर मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ऐसा करते हैं। जो आर्टिकल 27 में था, गणपूर्ति नहीं होने के कारण हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज को लाने की बात, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी एडहॉक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। फिर एडहॉक जज जो हैं उन्हें वे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक जनरल जज को प्राप्त होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में दूसरे एक परमानेंट जज हैं, तो दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ये नहीं कि अलग अलग अधिकार, या कुछ अधिकार उनको होंगे कुछ अधिकार उनको नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्हें समान अधिकार प्राप्त होता है। तो यह तो थी एडहॉक जज की बात। आर्टिकल 28 में किस प्रकार से जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें एडहॉक जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। फिर जब हम शपथ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह शपथ किस प्रकार से लेते हैं, किस चीज़ की शपथ लेते हैं, उनके शपथ का उल्लेख कहाँ है, इन सब बातों को हम देखने वाले हैं। तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं वो जो ये मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हैं सभी किस चीज़ की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। और उन्हें शपथ दिलाता कौन है? उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो होता है वो शपथ दिलाते हैं। जनरली जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें या तो राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त एक तरह से ऑथराइज किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जनरली, या दूसरे को भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सभी न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, सभी न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। यह तो बात थी शपथ की, जो कि शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 में बहुत सारे जो पद हैं उनके शपथ का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति हो गए। उसके अलावा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था महान्यायवादी, उससे पहले पढ़ा था CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जिनके शपथ का उल्लेख शेड्यूल 3 में है, और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख शेड्यूल 3 में ना होकर उनसे संबंधित आर्टिकल्स में है। तो यह तो थी शपथ की बात। इसके अलावा हम देखते हैं और कौन से तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का जो वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का वेतन, भत्ता और उसके बाद पेंशन, ये तीनों जो होता है ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पेंशन, भत्ता वगैरह मतलब जो भी होते हैं, वेतन, भत्ता, पेंशन वगैरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद इसके वेतन में नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है, सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन 1 लाख रुपये है मान लीजिए, तो जब वो पद पर हैं तो उनके वेतन में एक तरह से वृद्धि की जा सकती है लेकिन कमी नहीं की जा सकती है। तो यह हुआ नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब वो पद पर है। और उसके बाद कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है, जैसे कभी वित्तीय आपातकाल लग जाए, तो उस सिचुएशन में ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन में भी कमी की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी ये नेशनल इमरजेंसी नहीं, वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख है, जो कि अभी तक नहीं लगा है। उसके बाद है इनका जो वेतन होता है संचित निधि पर भारित होता है। भारित का अर्थ, यदि भारित के अर्थ की यदि बात की जाए तो भारित का अर्थ होता है मतलब जो भी
वेतन होगा वो तो संचित निधि से है ही। भारित का अर्थ यह होता है कि इस वेतन पर मतलब इसका जो वेतन इनका जो दिया जाता है उस पर संसद विचार विमर्श कर सकती है, बहस कर सकती है सदन में, लेकिन इस पर वोटिंग संसद में नहीं हो सकती है। सिर्फ विचार विमर्श किया जा सकता है कि इनको इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा या इतना ये कम है, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या जो भी करना चाहिए, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होती है। तो उसे भारित व्यय बोलते हैं। भारित व्यय और अभारित व्यय होता है। तो भारित ये होता है। फिर उनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वह 65 वर्ष है, यानी कि 65 वर्ष जैसे ही किसी भी जज का जो सुप्रीम कोर्ट में है उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो बस वो रिटायर हो जाते हैं, 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। फिर उनकी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है संविधान में। उनका जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनके न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, ये न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। और वो सेवानिवृत्ति के बाद मतलब जब वो रिटायर कर जाते हैं उसके बाद वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे। वो राज्य सरकार का लाभ का पद हो या केंद्र सरकार का लाभ का पद हो, वो किसी भी सरकार के लाभ का जो पद होता है उसे ग्रहण नहीं करेंगे। और इसके अलावा वो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील बन के केस भी नहीं लड़ सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हमने देखा आर्टिकल 126 जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की जाती है। फिर उसके बाद किसे नियुक्त किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है। फिर आर्टिकल 127 में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की जो गणपूर्ति होती है यदि वो ना हो तो उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, हाई कोर्ट से किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जज को लाया जाता है। फिर आर्टिकल 28 में देखा 128 में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि रिटायर्ड जो जस्टिस हैं उससे उन्हें भी हम एक तरह से उन्हें भी एडहॉक जज बनाया जा सकता है। फिर एडहॉक जज के जो अधिकार होते हैं वो सामान्य जज के बराबर होते हैं। शपथ वो किस प्रकार से लेते हैं, कौन दिलाते हैं, फिर वेतन भत्ते किस प्रकार से उन्हें दी जाती है, इन सब बातों पर आज हमने चर्चा की। इसके अलावा और भी तथ्य हैं और 2-3 वीडियो आएंगे जो कि उच्चतम न्यायालय से होंगे, उसके बाद फिर आगे की क्लास होगी। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।